देखिए स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि मैं आपको जो है कल बिलियन का वर्गीकरण यानी ये पढ़ाऊँगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसको समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, विलय और विलायक में अंतर। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स विलय और विलायक में अंतर क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में विलय और विलायक को समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विलय और विलायक में अंतर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के भाग। बिलियन के भाग कह लीजिए, बिलियन के अंक कह लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कह लीजिए, बिलियन के घटक कह लीजिए। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं विलय और एक को बोलते हैं हम विलायक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए विलय और विलायक में हम अंतर करके इनको अच्छे से समझेंगे। देखिए विलय क्या होते हैं कि सामान्यतः जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, मतलब आपने एक बिलियन बनाया, उसमें जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलय कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे। तो सामान्यतः जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। जाता है उसे हम विलय कहते हैं, और हम कह सकते हैं विलय को घोलने वाला होता है, मतलब जो पदार्थ विलय को घोलने वाला होता है उसे हम विलय कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें घोला जाता है वो होता है हमारा विलायक, और जिसे घोला जाता है वो होता है हमारा विलय। के बाद स्टूडेंट्स, किसी बिलियन में विलय एक या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आप याद रखना किसी भी बिलियन में विलायक सदैव आपको एक ही देखने को मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम होता है वह विलय होता है, और जिस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज़्यादा होता है वह विलायक होता है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसे बहुत डिटेल में समझा रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक क्या होता है। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि बिलियन सदैव विलायक की भौतिक अवस्था को दर्शाता है। इस बात को मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, और इस पॉइंट का मतलब आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये पॉइंट जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के माध्यम से हम काफ़ी विलय और विलायक की पहचान कर सकते हैं। तो ये कुल स्टूडेंट्स हमारे पास इसको मिलाकर 5 पॉइंट हो गए जो आपको विलय और विलायक में ध्यान रखने हैं। जो कम मात्रा में होगा वो विलय है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक है, जिसे घोला जाएगा वो विलय है, जो जिसमें घोला जाएगा वो विलायक है। इस विलय हमेशा एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विलयन में विलायक सदैव एक ही होगा। इसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम होगा और इसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम इनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आप पहचानना कि उसमें कौन विलय है कौन विलायक। अगर आप इतने पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं तो आपको विलय और विलायक समझने में आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम विलय और विलायक के ऊपर आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा 40% चीनी का विलयन है। तो हमारा विलयन हमेशा 100% होता है। अब देखिए 100 में से 40% क्या है, हमारा भाग चीनी का है, और ये हमारा चीनी का जलीय विलयन है। तो 100 में से 40% का मतलब हो गया कि 40 ml जो है उसमें चीनी है, और 60 ग्राम, ग्राम में है तो आप ग्राम में भी कह सकते हैं कि 60 ग्राम उसमें जल होगा। तो हमें इसमें बताना है कौन विलय होगा और कौन विलायक। तो देखिए यहाँ पर चीनी है कम मात्रा में, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका विलय, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका विलय। ठीक है। और हम आप कह सकते हो कि यहाँ पर जल जो है ज़्यादा मात्रा में है, तो ये हो जाएगा विलायक। तो ये तो बड़ी आसानी से आपने बता देंगे आप, ये तो आपने बड़ी आसानी से पहचान लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा और कम की बात। क्वेश्चन नंबर 2 को करें तो देखिए 40% जो है इथाइल एल्कोहल का जलीय विलयन है, मतलब 40 ग्राम इसमें जो है इथाइल एल्कोहल है और 60 ग्राम जल है। तो फिर से जो कम मात्रा में है वो हमारा विलय हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया विलय, ये हो गया हमारा विलय, और जल जो होगा हमारा स्टूडेंट वो हो जाएगा विलायक। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा विलायक। ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा की बात है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास विलयन हो 50-50%, जैसे 50% है हमारे पास चीनी और 50% है जल। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप चीनी और पानी का विलयन बनाएंगे तो जो विलयन आएगा यहाँ पर, वो विलयन कैसा आएगा निकल के, तो आप कहेंगे सर ये विलयन जो होगा इसकी अवस्था होगी द्रव। ठीक है। विलयन की अवस्था कैसी होगी, द्रव होगी। अब वो जो पॉइंट मैंने आपको नोट करके लिखा है उसी को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हमें।
कैसे? अगर आप ये देखें कि विलयन की अवस्था द्रव है तो विलयन किसकी अवस्था दर्शाता है? विलायक की। तो विलायक भी कैसा होगा? द्रव होगा। तो इन चीनी और पानी में द्रव कौन है? तो आप कहेंगे सर जल। इसका मतलब ये हो गया विलायक, ये हो गया अपना विलायक, और ये हो गया अपना विलेय। तो सुन, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो जो ज़्यादा कम वाले होते हैं उसमें तो ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। फिर से समझिए, देखिए हमारे पास 50% चीनी का जलीय विलयन था, तो 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम जल है। अब इसमें हम कम और ज़्यादा वाला तो रूल लगा ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि विलयन सदैव विलायक की भौतिक अवस्था दर्शाता है। तो विलयन आपका कैसा बना? द्रव। यानी विलयन की अवस्था कैसी आई? द्रव। तो जो द्रव होगा वही आपका क्या होगा? विलायक, क्योंकि विलयन विलायक की अवस्था दर्शा रहा है। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय। लेकिन स्टूडेंट इसके अलावा एक क्वेश्चन मान लो ऐसा हो सकते हैं उसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50% इथाइल एल्कोहल का जलीय विलयन। अब देखिए इसमें हमारे पास जो 50 ग्राम इथाइल एल्कोहल है, 50 ग्राम जल है, तो अगर आप इसको घोलेंगे तो विलयन की जो अवस्था आएगी वो कैसी आएगी? तो आप कहेंगे सर अगर हम एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल को घोलेंगे तो विलयन की जो अवस्था आएगी सर वो आएगी द्रव। द्रव आएगी, सही है बिल्कुल। अब अगर विलयन की अवस्था द्रव आएगी, बार दोनों ही विलयन हमारे क्या है? द्रव है, और जल भी इस बार द्रव है। तो स्टूडेंट्स हम वो वाला पॉइंट तो लगा ही नहीं सकते, भाई दोनों ही द्रव है। अगर एक ठोस होता, जैसे चीनी ठोस थी, पानी विलायक था, तो हमने अपना विलयन सदैव विलायक की अवस्था दर्शाता है वो पॉइंट से क्लियर कर लिया। यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें द्रव हैं, इथाइल एल्कोहल भी द्रव है, जल भी द्रव है, कम ज़्यादा वाला भी नहीं लगा सकते। तो फिर इस केस में हम कैसे बताएंगे? तो स्टूडेंट्स इस केस में आप ऐसे बता सकते हो। देखो एक तो तरीका हमारे पास है कि हमारे पास विलयन के प्रमुख रसायन कुछ होते हैं यौगिक, जैसे जल जो होता है इसका हम कह सकते हैं द्विध्रुव स्थिरांक होता है। अब हमने आपको बताया था जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक सबसे ज़्यादा होगा वो का विलायक होगा। तो यहाँ पर बेटा इथाइल एल्कोहल दूसरे नंबर पे आता है, जल पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव स्थिरांक किसका ज़्यादा है? जल का। तो जल बनेगा विलायक और एल्कोहल बनेगा आपका विलेय। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा नियम बताओ जो सब जगह लगे, तो तीन यौगिकों के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जब भी हमें मात्रा निकालनी होती है तो हम मोल निकाल लेते हैं। जिसके मोल ज़्यादा होंगे हम कहेंगे वो विलायक होगा, जिसके मोल कम होंगे वो विलेय होगा। तो मोल कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पर इथाइल एल्कोहल है, तो मोल निकालने का जो सूत्र होता है हमारे पास, मैं इधर समझाता हूँ आपको, समझिएगा। मोल निकालने का जो सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है दिया गया भार, दिया गया भार बटे अणु भार। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में भार दिया गया उसे लिखिए आप, बटे में आप अणु भार कर दीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया भार कितना है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सर दिया गया भार है 50। भैया एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया? 50 ग्राम। बटे अणु भार कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए इथाइल एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप भार निकालेंगे तो आपके पास एम से, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं अणु भार को। तो कार्बन, एक कार्बन का भार कितना होता है? तो आप कहेंगे एक कार्बन का जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 12। तो 2 हैं तो 2 की गुणा कर दी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 5 और 1 6। एक का कितना होता है? तो आप कहेंगे 1, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो गया 12 दूनी 24, 6 एकम 6, 16 एकम 16। सबको जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा? 46 निकल के आएगा स्टूडेंट। तो अगर आप इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25/23। मतलब ये लगभग में अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका ये, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग चलेगा। ये तो हमारा निकल के आ गया किसका? 1 पॉइंट समथिंग आप कह सकते हैं चलेगा ये। अगर जल की बात करें स्टूडेंट तो जल का भी यही है कि दिया गया भार कितना है जल का? 50 ग्राम, बटे जल का अणु भार निकाल लो। तो आप जल का अणु भार जब निकालेंगे स्टूडेंट तो आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, 2 का 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका अणु भार कितना आएगा स्टूडेंट्स? 18 आएगा निकल के, कितना? 18। तो 50/18 मतलब काट पीट करेंगे आप इसे तो ये आएगा 25 बटे, ठीक है, 9। और आप भाग करेंगे तो लगभग ये 2 बार चला जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 पॉइंट समथिंग। तो आप देख लीजिए, चाहे वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए चाहे मोल का,
तो इसका वैद्युत द्विध्रुव विस्तरण क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारा बना विलायक और ये हमारा बना विलेय। तो आप इस तरीके से मोल के नियम से भी इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अगर विलेय विलायक निकालना है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि मात्रा अगर अलग अलग है, एक की ज़्यादा एक की कम, तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद अगर मात्रा आपके पास सेम है तो आप ये देख लीजिए कि विलयन की अवस्था कैसी आई है और वही विलायक की अवस्था होगी। लेकिन इस वाले नियम में आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपका क्या होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए, एक द्रव, तभी आप ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मात्रा भी सेम है और दोनों पदार्थों की अवस्था भी सेम है तो फिर आपको मोल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ये मोल वाला भी रूल हम नहीं लगा सकते, तो उन क्वेश्चनों को कैसे हम करते हैं, आइए हम उनको भी आपको समझा देते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें लिखा है निम्न में विलेय और विलायक बताइए। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये तो आप उसी वाले पॉइंट से कर देंगे कि विलयन सदैव विलायक की अवस्था दर्शाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर CuSO4 का एक विलयन हमें दिया जो ठोस है और एक जल दिया हुआ है हमें जो कि लिक्विड होता है, आपको पता है। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास आएगा CuSO4.5H2O और इसकी जो अवस्था होगी वो सॉलिड होगी। तो आपको पता है कि विलयन की अवस्था जो है वही विलायक की होगी। तो सॉलिड कौन है? CuSO4। इसका मतलब ये हमारा होगा विलायक स्टूडेंट्स। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा विलायक। और फिर जल क्या हो जाएगा इस केस में? विलेय। अब बहुत से बच्चे हमेशा ये याद रखते हैं कि जल जो होता है हमारा वो विलेय नहीं होता है, विलायक ही हमेशा आता है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, को रटना नहीं है, समझना है ध्यान से। अब देखिए ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन पे ये भी पॉइंट नहीं लगे। कैसे? देखिए इसमें कहा है कि आयोडीन को 50% जल प्लस 50% एथिल अल्कोहल में घोला गया। तो आप जब आयोडीन को जल में घोलोगे ना तो आयोडीन जल में नहीं घुलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आयोडीन हमेशा एथिल अल्कोहल में बढ़िया घुलता है। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा आयोडीन का वो एथिल अल्कोहल के साथ बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका होगा ना विलयन, यहाँ पर जो विलायक बनेगा आपका वो एथिल अल्कोहल बनेगा आपका विलायक, और जबकि आपका आयोडीन बनेगा विलेय। यहाँ पर जल आपका ना तो विलेय होगा ना विलायक होगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब आप कहेंगे सर ये कैसे हम पहचान पाएंगे, फिर इसमें तो कोई पॉइंट नहीं लगा। तो देखिए इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, असल में आयोडीन जल में क्यों नहीं घुला और आयोडीन विलयन में हम कह सकते हैं आयोडीन एथिल अल्कोहल में ही क्यों घुला। इसके लिए आपको कुछ यौगिक ध्यान रखने पड़ेंगे स्टूडेंट कि ये ऐसा हुआ क्यों, और कुछ यौगिक मैं आपको बताऊंगा। अभी उससे पहले आप देख लीजिए एक नियम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को बोलते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक होते हैं पोलर यानी ध्रुवीय, एक होते हैं मध्यम ध्रुवीय, ठीक है, और एक होते हैं अध्रुवीय। तो ये जो रूल हमारा कहता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जैसा स्वभाव वैसा घुलाओ। अगर ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय में ही घुलेगा, और मध्यम ध्रुवीय है तो मध्यम ध्रुवीय यौगिक में घुलेगा, और अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय में ही घुलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ यौगिक याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स जो ध्रुवीय हैं। जैसे NaCl ध्रुवीय है, KCl ध्रुवीय है, यूरिया ध्रुवीय है, CuSO4 ध्रुवीय है, KMnO4 ध्रुवीय है। तो ये सारे के सारे जल में घुलेंगे आपके। वही मध्यम ध्रुवीय की बात करें तो मध्यम ध्रुवीय में आपका आयोडीन आ जाएगा, कपूर आ जाएगा, ये दोनों आपके एल्कोहल में ही घुलेंगे। इसी स्टूडेंट जब आपने देखा था आयोडीन को हमने जल में घोला तो आयोडीन जो होता है मध्यम हमारा यौगिक होता है, मध्यम ध्रुवीय यौगिक, जबकि हमारा जल होता है ध्रुवीय। तो मध्यम यौगिक इस नियम के अनुसार लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को बोलता है, उसके अनुसार तो आयोडीन ध्रुवीय है, सॉरी आयोडीन अध्रुवीय है, और जल हमारा ध्रुवीय थोड़ी ना घुल जाएगा। हाँ आयोडीन हमारा क्या है, मध्यम ध्रुवीय है, तो वो मध्यम ध्रुवीय यौगिक में ही घुलेगा, यानी एथिल अल्कोहल में ही घुलेगा। हमारे पास अध्रुवीय यौगिक होते हैं कुछ, जैसे सल्फर, नेप्थलीन, ऑयल, ग्रीस, ये सब के सब बेंजीन में घुलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इतना तैयार कर लिया आज की क्लास को तो आपको, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स, कभी भी विलेय और विलायक को पहचानने में दिक्कत होगी। स्टूडेंट बस आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आपको कभी भी विलेय और विलायक को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कल हम पढ़ेंगे विलयन का वर्गीकरण। थैंक यू स्टूडेंट।